हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी यूनिट्स को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है पर्टिकुलर यूनिट्स की। सो हर एक यूनिट उसमें कवर अप है, ठीक है। जितनी भी 10 यूनिट्स हैं सारी कवर अप हैं, एज वेल एज एक इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं रिवीजन के पर्पज़ से वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 8 को। सो मार्केटिंग कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको ज़्यादा कह सकते हैं रोड लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों से हम फेमिलियर होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे आसपास हमको लगता है ना कि कुछ नई हो रही हैं, ठीक है, या मार्केटिंग में कुछ चेंजेस वगैरह आ रहे होते हैं, तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से वो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। बट हमको वो सिर्फ आउटकम दिख रहा होता है, ठीक है। बट इंटरनली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि किस तरह से कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब किस में आता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। अगर किसी भी नॉर्मल सेंस में बोला जाए, ठीक है, हम नॉर्मल भी बोलते हैं ना कि इस चीज़ की बहुत मार्केटिंग हुई है, मतलब क्या, लोगों को उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कस्टमर्स को उसके बारे में बताया गया है, कोई भी प्रोडक्ट नया आया, ठीक है। तो ये हम लोग इसको जो है जनरल पर्पस में जो हम बोलते हैं मार्केटिंग होता है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है। सो मार्केटिंग क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, ठीक है। कस्टमर को जो चाहिए, ठीक है, उसकी जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करना, उसके साथ साथ अपना प्रॉफिट को भी कमाना, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी सच एज मार्केट रिसर्च, प्रॉपर्ली मार्केट को जो रिसर्च किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है, किस तरह का प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर्स की क्या क्या डिमांड्स है या उनकी क्या क्या नीड्स हैं, उसको ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, ठीक है। फिर कंज्यूमर की जो रेंज है, ठीक है, बेसिकली कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से प्राइसिंग रखी जाती है, सो दैट जिस पोर्शन को हम लोग कवर अप करना चाहते हैं, ठीक है, जितने एरिया को कवर अप करना चाहते हैं, ठीक है, बेसिकली जिस सेगमेंट को हम कवर अप करना चाहते हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग रखी जाती है, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से प्रमोशंस कराए जाते हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, कैसी, सच एज मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, प्राइसिंग, प्रमोशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल्स सर्विस, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है, एक बार आपने सेल कर दी है, ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर की अगर कोई या कह सकते हैं कस्टमर की अगर कोई दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व करना, ठीक है। तो ये सब आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एसी की फिटिंग वगैरह करवानी होती है, ठीक है, तो ये सब किस में आता है, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अप्रोचेस टू मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग में कौन कौन सी डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये अप्रोचेस से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ठीक है, बट क्योंकि हमको कोई एक रिवीजन भी करना है एज वेल एज हमको एक कॉन्सेप्ट भी जानना है, तो हम इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, दे शुड फोकस ऑन हाई प्रोडक्शन, ठीक है। हाई प्रोडक्शन करेंगे उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, और लो कॉस्ट रहेगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी एज वेल एज कॉस्ट कम होगी, जिससे मास प्रोडक्शन होगा, ठीक है। मास प्रोडक्शन होगा जो कि बेस्ट सूट रहेगा जहाँ पे डिमांड बहुत एक्सीड कर जाती है सप्लाई से, ठीक है। बेसिकली जितनी सप्लाई है, ऑलराइट, जैसे सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, अगर हम उसको मीट आउट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो हाई होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको मीट आउट किया जा सकता है। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा एक्सीड कर रही है सप्लाई से, वहाँ पर होता है, ठीक है, वहाँ पर ये बेस्ट सूट रहेगा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आ जाते हैं, वो आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की जब बात करें तो यहाँ पे इट इज़ एम्फसाइजिंग ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या था, आप मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करना चाहते थे, बट अगर हम जब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एम्फसाइज करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे हैं, मतलब बेसिकली जो अच्छे जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को बहुत बेहतरीन बनाना, सो दैट जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना और उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, ठीक है। सो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये यही चीज़ पर फोकस करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे, फीचर्स अच्छे रहें, ठीक है, जो भी कंज्यूमर चाहता है, ठीक है, उसके हिसाब से रहे, एंड जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसकी जो नीड्स हैं उसको प्रायोरिटाइज किया जाए और उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाए। फिर नेक्स्ट हमारा है सेलिंग कॉन्सेप्ट। जब हम सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो
सेल्स हैं वो एक अग्रेसिव वे में होती हैं, ठीक है। बेसिकली जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं या अग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस होता है ना वो होता है कि सेल करना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मार्केट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इट इज़ चेसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द कस्टमर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करें, अगर आप उसे बेटर प्रोवाइड करेंगे तो जो कस्टमर है आपके पास क्यों आएगा, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है कि ये स्ट्रेस करता है कि जो कस्टमर की नीड्स हैं, ठीक है, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी नीड्स को बेटर वे में मीट आउट करना, ठीक है, किससे? कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो कंपनी है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। नाउ द कंपनी का जो सोल मोटिव है यही नहीं हो सकता कि सिर्फ वो प्रॉफिट कमाना चाहती है, उसको जो कहते हैं सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, जो सोशल वेलफेयर है उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। सो द कंपनी हैज़ टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर, ठीक है। सो यहाँ पर जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, बैलेंस द कंपनीज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर, एम्फसाइजिंग सस्टेनेबल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, अगर पैकेजिंग हो रही है, अगर पॉसिबल है तो उसको सस्टेनेबल वे में किया जाए, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स अगर रिसाइकलेबल है तो उनको रिसाइकलेबल वे में वो किया जाए, और जो बेसिकली एथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ किया जाए, किसी भी तरह का फ्रॉड वगैरह ना हो, ठीक है। ये हो गया आपकी अप्रोचेस टू मार्केटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर, ठीक है। सो मार्केटिंग चैनल्स कितने तरीके के होते हैं? चैनल्स, मार्केटिंग चैनल से आप क्या समझते हैं? जो फ्लो होता है, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट को पहुंचाना है या फिर सर्विसेज को पहुंचाना है, ठीक है, दैट इज़ योर चैनल। अब यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं जैसे कि होल सेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ठीक है, या फिर इंटरनेट। बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो तो ऑन इंटरनेट भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसको सर्विसेज देनी है तो आराम से हो जाता है ऑनलाइन ही, ठीक है। बाकी अगर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो फिजिकल वे में प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे होल सेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब आ गए। अब यहाँ पर टाइप की बात की जाए तो पहला आपका है डायरेक्ट चैनल, ठीक है। तो डायरेक्ट चैनल में क्या होगा? जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट करेगा, यहाँ पे कोई भी तरह का इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएटरीज, मतलब यहाँ पे कुछ लोग बीच में आ जाएंगे, ठीक है, मिडिल मैन आ जाएगा, जैसे कि एजेंट हो गए, होल सेलर्स एंड रिटेलर्स, ये आपका इनडायरेक्ट चैनल के अंदर आता है। फिर है डुअल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें कंबाइन होंगे दोनों, डायरेक्ट चैनल भी यूज़ हो रहा है और इनडायरेक्ट चैनल भी यूज़ हो रहा है। ई कॉमर्स, अगेन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है फॉर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब ये कुछ तरह के मार्केटिंग चैनल्स हो गए जो कि पॉपुलरली हम जानते हैं। अब हम आ जाते हैं 4Ps पर, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं जिसको, 4Ps को आपको सबको पता ही है। तो 4Ps में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? आपका प्रोडक्ट इंक्लूड हो रहा है, प्राइस इंक्लूड हो रहा है, प्लेस इंक्लूड हो रहा है एंड प्रमोशन इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स को मेजरली 4Ps के तौर पे ही जाना जाता है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में और भी 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अभी जो फिलहाल जो 4Ps हैं, ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड है? आपका प्रोडक्ट इंक्लूड है, मतलब जो गुड्स या सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले टू मीट द कंज्यूमर नीड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फीचर्स, डिज़ाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ये सब हो जाएगा। प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या अमाउंट आप चार्ज करने वाले हो कंज्यूमर से, ठीक है, किस तरह का अमाउंट चार्ज करने वाले फॉर अ प्रोडक्ट, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी रही, ठीक है, कंपटीशन कैसा है, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू आप दे रहे हैं क्या वो आपने जो प्राइस रखी है उससे वो मैच कर रही है क्या? ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट आपने बहुत बेकार दे रखा है लेकिन उसकी प्राइसिंग बहुत हाई करके रखी है, तो कंज्यूमर क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो जो प्राइस है उसको ऐसा सेट करना है कि कंज्यूमर भी जो है उसको ले सके, उसको लगे कि हाँ वर्थ ही है खरीदना उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन से इन्वॉल्व होता है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली रीच करे कंज्यूमर के पास, ठीक है, इंक्लूडिंग द लोकेशन, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर प्रमोशन की बात की जाए, प्रमोशन में क्या जाता है? मार्केटिंग, वही सब जिसमें इंक्लूड होती है एक्टिविटी जैसे कि कम्युनिकेट करना कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और कंज्यूमर को परस्यूट करना कि वो बाय करें ऐसे प्रोडक्ट को। अब इसमें जो मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ आती हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट यूज़ हो रही है, ठीक है, एडवर्टीज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को, फिर सेल प्रमोशंस हो रहे हैं, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस अच्छे बनाए जा रहे हैं सो दैट लोगों को पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आता है? ये आ जाता है आपका प्रमोशन के अंदर, ठीक है। सो इनको क्या बोलते हैं? 4Ps बोलते हैं, दैट इज़ योर मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो बचे हुए 3 थे, ठीक है, जो मैंने बताया आपको एडिशनल 3Ps हैं, उसमें आपका पहला है
पीपल, फिर प्रोसेस एंड देन फिजिकल एविडेंस। अब पीपल से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बिजनेस में और डिलीवरी करने में प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है, सेल्स स्टाफ हो सकता है, या फिर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, पीपल के अंदर आते हैं। सो दिस एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ customer service, personal selling, training the employees to ensure that they enhance the consumer experience. All right. Next is your process. प्रोसेस में जो भी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मैकेनिज्म्स जो यूज़ हो रहे हैं या फिर फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पर फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्डर फुलफिलमेंट करना, ठीक है, सर्विस डिलीवरी करना, या फिर कस्टमर को फीडबैक लेना, ठीक है, उसको हैंडल करना, अगर उसने कुछ ऐसा बोला है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर गलती है, ठीक है, तो उसको, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंश्योर करके रखना, और जो कंज्यूमर का एक्सपीरियंस है उसको कंसिस्टेंट रखना कि उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। सो ये किसके अंदर आ गई, आपका क्या प्रोसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर टेंजिबल एस्पेक्ट्स दैट हेल्प कंज्यूमर्स या कस्टमर्स इवैल्यूएट द प्रोडक्ट और सर्विसेज बिफोर परचेस, ठीक है, सो दैट इससे उनको पता चले कि ये प्रोडक्ट क्या उनको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अब हमें फिजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो जाता है, जैसे जो आपका स्टोर है, ठीक है, उसके जो बोर्ड वगैरह लगे हैं, ठीक है, स्टोर का जो लेआउट है, एम्बियंस है, कैसा है, पैकेजिंग कैसी है, वेबसाइट डिज़ाइन कैसी है, टेस्टिमोनियल्स कैसे हैं, बाउचर्स कैसे हैं, ठीक है, ये सब, और ब्रांड की इमेज कैसी है, सो दैट ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये कंज्यूमर को ओवरऑल एक आइडिया दे देती हैं कि उसको क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आ रहा है आपका फिजिकल एविडेंसेस के अंदर, ठीक है। सो एडिशनल पीस में 3 पीस में क्या क्या है, पहला आपका पीपल है, फिर प्रोसेस है, एंड देन फिजिकल एविडेंसेस। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, जब आप प्रॉपर्ली मार्केट को प्लान करते हैं, ठीक है, कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे क्रिएट करना है, कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ जो कंपनीज ओवरऑल स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व, वो कौन कौन से होते हैं। पहला है मार्केट रिसर्च, प्रॉपर्ली मार्केट को अंडरस्टैंड करना कि जो मार्केट है, ठीक है, उसमें कॉम्पिटिशन कैसा है, कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, कंज्यूमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और मार्केट के बीच का गैप क्या है, ठीक है। अगर पहले से कॉम्पिटिटर कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बेटर हैं ऑलरेडी, बट अगर उसमें कोई गैप है तो उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, ये सब होता है मार्केट रिसर्च के थ्रू। अब एक बार आपने समझ लिया कि मार्केट कैसा है, कंज्यूमर की नीड्स कैसी हैं, ठीक है, सो अगर आपने एक बार देख लिया कि कंज्यूमर की नीड्स कैसी हैं, ठीक है, कस्टमर को कैसी नीड है, तो प्रॉपर्ली मार्केट को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला स्टेप आपका यही है। फिर नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में क्या जानना कि क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट है, ठीक है। उसके बेसिस पर फिर जो प्रॉपर्ली आप प्लानिंग वगैरह करेंगे तो उसके बेसिस पर होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और आपके मेजरेबल मार्केटिंग गोल्स क्या हैं, ठीक है। मेजरेबल मार्केटिंग गोल्स बेसिकली आपके जो गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। फिर है स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट। अब आपको पता चल गया कि मार्केट रिसर्च से कि आपको जो मार्केट कंपटीशन कैसा है, ठीक है, उसकी क्या क्या वीकनेसेस रही हैं हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल हैं, कैसे थ्रेट्स हैं, और आपने प्रॉपर्ली अपने गोल सेट कर लिए हैं, ठीक है, कि आप क्या गोल्स जिनको मीट आउट करना चाहते हैं। फिर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ठीक है, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग मिक्स दैट अलाइंस विद देयर गोल्स, ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को बनाना जो कि आपके गोल्स के साथ मैचअप कर रही हो, ठीक है, दैट इज़ अलाइनिंग विथ योर गोल्स। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोल, ठीक है, अब उसको स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, और फिर मेजर करना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, जिसमें आप जैसे कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होती है, ठीक है, टारगेटिंग क्या होती है, एंड पोजीशनिंग क्या होती है। सो सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन में जब आप मार्केट को डिवाइड कर देते हो डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है, दैट इज़ योर मार्केट सेगमेंट। अब मार्केट सेगमेंट डिवाइड हो सकती है बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पर कुछ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में हो सकती है, जैसे कि डेमोग्राफिक्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर, जोग्राफिकल, और लोगों की जो एज है वो कैसी है, ठीक है, बेसिकली डेमोग्राफिक में आ जाता है, ठीक है। ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जिसमें जो मार्केट है ओवरऑल मार्केट को एक साथ सर्व करना आसान नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, सेगमेंटेशन कर दी जाती है, सो दैट जिस पर्टिकुलर ग्रुप को हिसाब से जो प्रोडक्ट चाहिए उसको बनाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज टारगेटिंग। टारगेटिंग से क्या, सिलेक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट
टू सर्व बेस्ड ऑन द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिट इन द कंपनी स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आपने एक बार सेगमेंटेशन कर ली कि मार्केट को डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद अब ये सिलेक्ट करना कि इस सेगमेंट में से हम कौन से सेगमेंट को सर्व करना चाहते हैं। ठीक है, आप जिस भी सेगमेंट को सर्व करना चाहते हैं दैट इज़ व्हाट टारगेटिंग। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप कैसे सर्व करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी की जो पोटेंशियल है वो कितना है। ठीक है, वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है या फिर कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी टारगेटिंग। नेक्स्ट इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में क्या है, क्रिएटिंग अ यूनिक इमेज ऑन द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि आपको कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करना है। ठीक है, कौन से लोगों को सर्व करना है। अब उन लोगों के दिमाग में उस प्रोडक्ट की ऐसी इमेज को सेट करना, ठीक है, जिससे कि उनको लगे कि आपका प्रोडक्ट वर्थी है। ठीक है, कुछ ऐसी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना कि उनको लगे कि आप जो टारगेट ऑडियंस उसको लगे कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ ऐसी यूनिक फीचर्स हैं जो कि डिफरेंट करते हैं उसको दूसरे कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशनिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट डिसीजन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, कि क्या क्रिएट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसी होगी, क्वालिटी क्या रखनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये सब। तो जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले वही सब आ जाता है प्रोडक्ट डिसीजन में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट डिसीजन कंपनीज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, क्रिएटिंग, मैनेजिंग अ प्रोडक्ट टू मीट मार्केट नीड्स and these decisions are crucial because they may indirectly or directly impact the company's ability to attract and retain customers। ठीक है, सो इन इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी होता है क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कि कंज्यूमर को रिटेन करके रखती हैं। ठीक है, अब की एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन ऐसे करके रखना कि कस्टमर्स को अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अच्छा प्रोडक्ट हो। ठीक है, जो वो लोग वैल्यू पे कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अच्छा हो, उतनी क्वालिटी एटलीस्ट वो दे रहा हो। उसके अच्छे फीचर्स होने चाहिए जो भी प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया है, ब्रांडिंग अच्छी खासी होनी चाहिए और पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर पैकेजिंग बेकार होगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो भी लोग नहीं खरीदेंगे, बिकॉज अगर वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वो लोग उसको जब देखेंगे नहीं तो वो सोचेंगे कैसे कि इसको खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। फिर है इंश्योरिंग द प्रोडक्ट अलाइंस विद द कंज्यूमर्स नीड्स। ठीक है, फिर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से अलाइन करे। ठीक है, क्या मार्केट में वो डिमांड थी जो आपने कंज्यूमर को, मतलब बेसिकली आपने जो प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, मार्केट में अगर उसकी नीड नहीं होगी तो फिर वो प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है उसको इंश्योर करके रखना है कि वो कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल कर रहा है एज वेल एज जो मार्केट में डिमांड है। ठीक है, उसको मीट आउट कर रहा है। नेक्स्ट इज डिसीजंस ऑल्सो इन्वॉल्व पोजिशनिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट टू डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, तो लोगों के दिमाग में रखना कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट है लोगों से। ठीक है, उसमें ऐसी पोजीशनिंग करना प्रोडक्ट की सो दैट उसको डिफरेंट बनाए फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करी जाए अगर प्रोडक्ट लाइन की। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स अंडर अ सिंगल ब्रांड। ठीक है, जो भी सारे प्रोडक्ट्स होंगे सिंगल ब्रांड के अंदर। ठीक है, विच आर सोल्ड बाय द सेम कंपनी, वो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, सो प्रोडक्ट लाइन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजकल एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए पता ही नहीं होता है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है ज़रूर एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन में का मतलब क्या होता है, इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं ग्रुप में, वो भी सारे के सारे सिंगल ब्रांड के अंदर हैं और सेम कंपनी उसको बेच रही है। अब दीज प्रोडक्ट्स आर यूजुअली शेयर सिमिलर फंक्शंस इन द टारगेट मार्केट एंड प्राइस रेंजेस। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन ब्रांड्स वी हैव वेरियस मॉडल्स विद डिफरेंट फीचर्स केटरिंग डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है, मिड रेंज के हैं, प्रीमियम के हैं, और जो जैसे लोगों के फिर अफोर्डेबिलिटी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे डिसीजंस इन्वॉल्व कौन कौन से हो गए, पहला है लाइन स्ट्रेचिंग। लाइन स्ट्रेचिंग मतलब एडिंग मोर प्रोडक्ट्स दैट आर आइदर ऑफ हायर और लोअर क्वालिटी देन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब पहले से जो लाइन थी अवेलेबल, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल था, सो जो भी प्रोडक्ट हाँ सो जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल था। ठीक है, अब इसमें 4-5 प्रोडक्ट एक ही लाइन में थे ऑलरेडी, अब इसमें एक और लाइन ऐड कर देना, तो मतलब बेसिकली इस लाइन को स्ट्रेच करना। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रहेगा।
तो लाइन को स्ट्रेच करना बेसिकली ऐड करना कुछ और प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जो या तो हायर प्राइस के होंगे या फिर गुड क्वालिटी, मतलब उनसे ज़्यादा अच्छे कंपैरेटिवली उनमें ज़्यादा फीचर्स होंगे, ठीक है, बट वो सेम लाइन के होंगे, सेम कंपनी सेम ब्रांड के अंदर बेच रही है, ठीक है, या फिर वो लोअर क्वालिटी के होंगे या फिर लोअर प्राइस पे होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया लाइन स्ट्रेचिंग। फिर लाइन फिलिंग की जब हम बात करें तो यहाँ पे एडिंग मोर आइटम्स विद इन द करेंट रेंज, ठीक है, जो भी रेंज थी आपकी पहले से, ठीक है, आपने जैसे कुछ रेंज बना के रखी है कि हम लोग 1 लाख to 2 लाख के बीच में बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी रेंज के अंदर उसको वापस कुछ और आइटम्स को ऐड कर देना टू एड्रेस एनी गैप्स एंड प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम इंटरिंग। ऑलराइट, तो ये आपकी क्या होगी, लाइन फिलिंग। बेसिकली लाइन को आप फिल ही तो कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, ठीक है, अब आपने और इसमें ऐड किए, ठीक है, गुड सेम प्राइस के कर, मतलब बेसिकली आपने या तो हायर प्राइस के कर दिया या फिर लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी के कर दिए, तो ये आपकी क्या हो गई थी, लाइन स्ट्रेचिंग हो गई थी। फिर जब आप सेम करंट रेंज में काम कर रहे थे, हम लोग 1 लाख to 2 लाख के बीच में काम कर रहे थे, फिर इसमें आपने और प्रोडक्ट ऐड कर दिए इसी करंट रेंज में, ठीक है, टू एड्रेस एनी गैप्स। अगर लोगों को लग रहा था कि इस गैप के बीच में उनके पास और भी वो चीज़ ले सकते थे, तो आपने उसको एड्रेस करने के लिए इसको फिल कर दिया है, ठीक है, इस लाइन के बीच में जो गैप आ रहा था ना उसको फिल कर दिया है, ठीक है, सो दैट जो कॉम्पिटिशन वो एंटर नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है इसमें प्रोडक्ट मिक्स एंड डिसीजन, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, प्रोडक्ट मिक्स ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इज़ द टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी, जो भी कंपनी जितनी भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है वो होती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोडक्ट लाइन, यहाँ पर सारी प्रोडक्ट लाइन्स इंक्लूड हो रही है। अब आपको पता ही है प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, हमने पढ़ा दिया जैसे कि, ठीक है, एंड द इंडिविजुअल आइटम्स विद इन दोज लाइन्स। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्रोडक्ट मिक्स के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि विथ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। अब विथ में क्या है, द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स दैट द कंपनी ऑफर्स, जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स कंपनी ऑलरेडी ऑफर कर रही है। नेक्स्ट फिर लेंथ, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन। डेप्थ की बात की जाए तो यहाँ पे वेरिएशन द साइज, कलर ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है। फिर है कंसिस्टेंसी, हाउ क्लोज रिलेटेड दीज प्रोडक्ट आर विद ईच अदर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या क्या डिसीजन इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट लाइन्स, ठीक है, बेसिकली एडिंग न्यू लाइन्स एंड डिसकंटिन्यूइंग, जहाँ पे जो अनप्रॉफिटेबल वंस उनको हटा देना, और जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे और एडअप कर देना, ठीक है, और मॉडिफाई करना गुड फीचर्स के साथ प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा, ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोवाइड करना, सो दैट जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से फीचर्स को अपडेट करते रहना, ठीक है। तो उसको क्या आप बोलते हैं, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यही कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं सारे कवर अप करने वाली हूँ, ठीक है, कुछ छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि वीडियो शॉर्ट है या फ्री है तो फिर कुछ छूट जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं छूटने वाला, हम सब कवर अप करेंगे। और अगर कुछ कवर अप नहीं हो पाए तो फिर हम सेकंड पार्ट में उस सबको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हम पहले से जानते हैं, ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट मार्केट में आया फिर उसका डिक्लाइन हुआ, ठीक है, यही आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम स्टेजेस की बात करते हैं, यहाँ पे ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, बेसिकली जो मार्केट में उसका इंट्रोडक्शन हो, बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, ठीक है, अनटिल इट्स डिक्लाइन और विड्रॉल, या तो मार्केट में उसका डिक्लाइन हो गया, बेसिकली गिरता जा रहा था प्रोडक्ट, या फिर जो बेच रहा था उसने ऑलरेडी विड्रॉल कर लिया, ठीक है। दीज आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइन लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पहला इंट्रोडक्शन है, बेसिकली आपने जो प्रोडक्ट उसको लॉन्च किया, ठीक है, लो सेल्स रहती हैं, हाई प्रमोशन रहता है, कॉस्ट रहता है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ है ना, डिपेंड करती है डिफरेंट कंपनीज टू कंपनी, बट ये जनरल बोला जाए तो कंपनी को जब बेसिकली जो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है सेल्स कम रहती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट नया नया है मार्केट में, एंड हाई प्रमोशन कॉस्ट रहती है, क्योंकि लोगों को अवेयर करना है कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो ज़्यादा प्रमोशंस करने पड़ते हैं, इसलिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। फिर ग्रोथ, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है इसके बारे में, ठीक है, तो जो मार्केट है उसमें एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, ठीक है, कंज्यूमर्स को पता चलने लग गया है कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है मार्केट में, उसकी प्रमोशन इतनी हद तक हो गई है कि लोगों को उसके फीचर्स के बारे में पता है, ठीक है। इससे क्या होगा,
रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होगी, एज वेल एज जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होने लगेगी और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होने लगेंगे। फिर मेच्योरिटी की बात की जाए तो मेच्योरिटी में क्या होगा, एक पीक पर पहुंच जाएगी सेल्स, ठीक है। मार्केट सैचुरेशन हो जाएगा, इंटेंस कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर डिक्लाइन, फिर सेल्स धीरे धीरे कम होने लगेगी और प्रोडक्ट ऑब्सोलीट या फिर रिप्लेस होने लगेगा। इसलिए कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका होगा तब तक, और वो जो आपने प्रोडक्ट बना के बेचा था, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी हिट हो गई थी, ठीक है, सेल्स पीक पर आ गई थी, अब क्योंकि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई और नए प्रोडक्ट्स आ गए तो सेल्स डिक्लाइन होने लगी, बेसिकली कम होने लगेगी और प्रोडक्ट या तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, ठीक है, या ऑब्सोलीट मतलब उसको कोई यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ के जैसे हम देखते हैं ज़्यादातर फ़ोन्स वगैरह हैं, ठीक है, वो हर एक टाइम पीरियड के बाद चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो मार्केट में ऑब्सोलीट हो जाते हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है नई टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बार हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये तो आपने डेवलप किया था प्रोडक्ट को, बट यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो आपने इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है, बेसिकली आपने जो कस्टमर बेस है उसको ग्रो किया, ग्रोइंग कस्टमर बेस में ब्रांड बिल्डिंग करी, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाई, फिर ग्रोथ हो गई, उसके धीरे धीरे आप प्रॉफिट गेन करेंगे, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी और धीरे धीरे थोड़े थोड़े कॉम्पिटिटिव बनने लगेंगे। फिर मेच्योरिटी की बात की जाए तो मेच्योरिटी में क्या होगा, सेल्स पीक पर आएगी, ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाएगी और मार्केट सैचुरेटेड होगा, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट हिट कर चुका है, ठीक है, मेच्योरिटी पे सेल्स बढ़ गई हैं, जितनी हो सकती थी उतनी पीक पर आ चुकी है। अब ज़रूरत है कि या तो उनको उसमें कुछ इनोवेशन कर दीजिए, ठीक है, या कुछ उसमें नई कुछ ऐसे फीचर ला दीजिए कि, और जो हम डिक्लाइन की बात करते हैं तो डिक्लाइन में क्या होता है, जैसे जैसे सेल्स डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है, क्योंकि अभी एक मेच्योरिटी पे हिट कर चुकी है, मतलब जो आपकी सेल्स पीक है उस पर हिट कर चुकी है, तो अभी जो है सेल्स डिक्लाइन होने लगती है, सेल्स बेसिकली कम होने लगती है, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, आप डिक्लाइन के अंदर जाता है। सो ये आपकी है क्या, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और लाइक तो ये जो 4 मेन स्टेजेस हैं यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन से 4 मेन जो लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं वो क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, जिसको आप NPD भी बोलते हैं, ठीक है। सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसे नाम से पता चल रहा है कि नया प्रोडक्ट को लेके आना, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व होगा कि बेसिकली आपका आइडिया जनरेशन, कि आप किस तरह का प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये सब होगा। अब यहाँ पर जो स्टेजेस हैं, ठीक है, सबसे पहले है आइडिया जनरेशन। पहले आपको गैदर करना पड़ेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, वे डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके गैदर करेंगे न्यू डिफरेंट आइडियाज़ को प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर है आइडिया स्क्रीनिंग। अब आपने एक बार बहुत सारे आइडियाज़ को सोच लिया है कि हाँ ये आइडियाज़ हैं, हम इस पर काम करने वाले हैं, अब उसको स्क्रीन करना ज़रूरी है। स्क्रीन बेसिकली इवैल्यूएट करना है कि कौन सा आइडिया आपके लिए बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब आपने एक बार आइडिया डिसाइड कर लिया कि आप इस पर काम करने वाले हैं, ठीक है, यू हैव टू रिफ्रेन दैट प्रोडक्ट आइडिया एंड देन टेस्ट इट विद द टारगेटेड कंज्यूमर्स। फिर बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इट इन्वॉल्व द असेसिंग द मार्केट पोटेंशियल, कि मार्केट में इसका कैसा पोटेंशियल है, बेसिकली मार्केट में लोग इसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, इसकी सेल्स कैसी रहेगी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी सही है कि नहीं है, ये सब इन्वॉल्व होता है। फिर होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज़ योर मार्केट टेस्टिंग। मार्केट टेस्टिंग में आप बेसिकली आप लॉन्च कर देंगे प्रोडक्ट को, बट अब यहाँ पे क्या है, जो मेन चीज़ है वो है कि आप एक स्मॉल स्केल पर करेंगे, सो दैट आप इवैल्यूएट कर पाएँ कि मार्केट का रिस्पांस कैसा है उस प्रोडक्ट को लेके। अगर अच्छा रहता है तो फिर आप उसको कमर्शलाइज कर देंगे, फुल स्केल पर लॉन्च कर दिया जाता है उस प्रोडक्ट को विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। ऑलराइट, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो क्या इंपॉर्टेंस है ऐसे प्रोडक्ट डिसीजन का। सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। अगर एफिशिएंट प्रोडक्ट डिसीजन ले रहेंगे तो दैट कैन डिफरेंशिएट अ कंपनी इन अ मार्केट प्लेस। फिर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर की नीड्स को अगर प्रॉपर्ली सेटिस्फाई किया जाएगा तो उससे कस्टमर लॉयल होते हैं, ठीक है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी, आप वेल मैनेज कर पाएंगे प्रोडक्ट लाइन्स को एंड लाइफ साइकिल्स, ऑटोमाइजिंग द सेल्स एंड ओवरऑल। अब ये देखो, ये इतना पूछते नहीं है एग्जाम में, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये वो इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ये इररेलेवेंट है टॉपिक कहा जाए, बट हाँ एक बार पढ़ लेने में क्या ही बुराई है, तो इसे पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम प्राइसिंग डिसीजन। सो प्राइसिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन को, ठीक है। तो प्राइस
को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इसमें आपके इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो बिजनेस को कंसिडर करने पड़ते हैं वाइल सेटिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसा सेट करना है वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले इंक्लूड हो रहा है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे आपके फिक्स्ड कॉस्ट क्या है इन्वॉल्व, उसमें वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कितनी रही है, और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस आप कितना डिफाइन करने वाले। नेक्स्ट इज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे आप प्राइसिंग जो आप रख रहे हैं, ठीक है, प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट द कंपनीज गोल। प्राइसिंग रिफ्लेक्ट कर सकती है कि जो कंपनी के जो गोल्स हैं, ठीक है, इसलिए कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, कैसे वो जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहती है, कैसे अपना जो मार्केट शेयर उसको इंक्रीज़ करना चाहती है। ठीक है, या फिर पोजीशनिंग करना चाहती है एज अ प्रीमियम ब्रांड। तो ये सब चीज़ें भी जो है प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। अब जो प्राइसिंग है वो दैट ऑल्सो ऑफ्टन डिपेंड्स अपॉन वेदर द प्रोडक्ट इज इन विच स्टेज। ठीक है, जो जिस स्टेज में हो, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन स्टेज में है, ग्रोथ में है, फिर मेच्योरिटी में है, या फिर डिक्लाइन में है। ठीक है, तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि प्राइस को कैसे रखना है। फिर है मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे जो भी आपके इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एलिमेंट, जैसे कि आपका प्रोडक्ट पोजीशनिंग या फिर प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, तो जहाँ पर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कितना प्राइस उसमें जा रहा है, ये सब को मैनेज करने के बाद फिर उस पर भी डिपेंड करता है कि प्राइसिंग को कैसे रखना है। देन कंपनी की इमेज। सो कंपनी की इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीमियम ब्रांड्स होंगे, ठीक है, तो हम देखते हैं जो भी प्रीमियम ब्रांड्स हो तो ज़्यादातर हाई चार्ज करते हैं। ठीक है, प्राइसेस को अच्छा खासा चार्ज रहता है उनका, तो ये भी डिपेंड करता है प्राइस के फैक्टर पर। नेक्स्ट, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की जाए तो एक मार्केट डिमांड कैसी है। अगर जो मार्केट डिमांड है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा होगी, किसी भी चीज़ की अगर मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी तो अगर वो ज़्यादा प्राइस पे भी बेचेंगे ना तो भी लोग खरीदेंगे। ठीक है, सो इसीलिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये भी आ जाता है मार्केट डिमांड। ठीक है, अगर मार्केट डिमांड हाई है तो अगर आप हाई प्राइस पे रखते हैं वो लोग, ठीक है, अगर मार्केट डिमांड लो है तो फिर प्राइस जो है डिपेंड कर जाएगा उस बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। कंपटीशन कैसा है, ठीक है, अगर जो आपका कॉम्पिटिटर है अगर वो कम प्राइस में बेच रहा है, ठीक है, और अगर आप आके ज़्यादा प्राइस पे बेच दे रहे हो तो लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको वही सेम प्रोडक्ट मिल रहा है अगर, ठीक है, वो भी कम प्राइस पे विद गुड क्वालिटी, तो दे विल प्रेफर देयर प्रोडक्ट। सो अगेन, अगर कॉम्पिटिशन का जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो क्या है, ठीक है, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजंस। फिर नेक्स्ट इज कंज्यूमर परसेप्शन एंड विलिंगनेस टू पे। देन यहाँ पे कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट को लेकर क्या उनको लग रहा है कि वर्ती है इतना पैसा देना उस प्रोडक्ट को लिए। ठीक है, और क्या वो कितने सेंसिटिव है प्राइस चेंज को लेकर, वो सब डिपेंड करता है। ये भी फैक्टर हो जाता है किसका, एक प्राइसिंग डिसीजन का। फिर है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, फिर चेंज इन कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। ठीक है, तो परचेजिंग पावर अगर कंज्यूमर की अच्छी खासी रहेगी, ठीक है, सो दे कैन पे फॉर हायर अमाउंट ऑल्सो। ठीक है, बट अगर उनके पास परचेजिंग पावर उतनी नहीं होगी तो वो उतना नहीं पे कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट कई बार क्या करता है, अगर कंपनीज बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर होते हैं तो गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस लगा देती है कि प्राइस कंट्रोल रहे। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, ठीक है, अगर वो हाई प्राइस चार्ज करिए, बट अगर कंपनी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने अगर रेगुलेशंस लगा रखे हैं कि इस पर्टिकुलर मार्जिन से आप ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते, तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया प्राइस कंट्रोल्स। ठीक है, प्राइस कंट्रोल हो गया, टैक्सेशन, अगर टैक्सेस वगैरह लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, सो दीज थिंग्स ऑल्सो कैन अफेक्ट द कंपनीज हाउ दे सेट देयर प्राइसेस। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजंस। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, जो भी डिफरेंट चैनल्स यूज़ हो रहे हैं रिटेल करने, बेसिकली आप किस तरह से जो प्रोडक्ट है उसको अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो। सो ये सब भी डिपेंड करता है कि किस तरह से आप प्राइसिंग को रखने वाले हो, क्योंकि सारी कॉस्ट तो आपको ही कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो वो है आपका प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़। अब प्राइसिंग पॉलिसीज़ में क्या हो रहा है कि हाउ कंपनी डिटरमाइंस, ठीक है, और सेट्स द प्राइस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे आ गए कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या हो रहा है कि इट इज़ सेटिंग द प्राइस बाय एडिंग अ मार्कअप। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है कि प्राइस को सेट कर रही है बाय एडिंग अ मार्कअप। बेसिकली जो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, दे आर एडिंग अप अ मार्कअप ऑन टू देयर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग से नाम से पता चला है बेसिकली वो अपना कॉस्ट को कवर अप करना चाहते हैं। ठीक है, दे वांटेड टू अचीव देयर ब्रेक इवन वॉल्यूम एंड यूज टू अंडरस्टैंडिंग मिनिमम प्राइसिंग लेवल्स। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। सो कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग में क्या होगा,
इसमें डिफरेंट है, जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग होगी, स्किमिंग प्राइसिंग होगी, कंपटीशन प्राइसिंग होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो, सबसे पहला जो है आपका वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें क्या हो रहा है, सेटिंग अ लो प्राइस टू एंटर इनटू कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है प्राइस को एकदम लो सेट करके रखा, ठीक है, सो दैट कस्टमर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हों, ठीक है, कि हाँ इस प्रोडक्ट अच्छा है और उसका जो प्राइस है वो भी लो है। इससे क्या होगा, मार्केट शेयर क्विकली बढ़ेगा, ठीक है। फिर धीरे जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपका मार्केट शेयर अच्छा खासा हो गया, फिर उसको धीरे धीरे जो प्राइसिंग है उसको बढ़ा देना, ठीक है। सो जो प्राइसिंग में इंक्रीज वंस द मार्केट पोजीशन इज स्टैब्लिश्ड, ये आपका होगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। फिर है स्किमिंग प्राइसिंग। स्किमिंग प्राइसिंग में क्या होगा, सेटिंग द हाई प्राइसेस। सबसे पहले आपने क्या कर रखा है, प्राइसेस को हाई करके रखा है, ठीक है, इनिशियली टू टारगेट अर्ली अडॉप्टर्स। जो अर्ली बेसिकली कुछ लोग होते हैं जिनको नया प्रोडक्ट का होता है, ठीक है, कि उनको नया प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, चाहे वो जितना भी कॉस्टली हो, ठीक है। देन फिर आपने एक बार आपके जो इनिशियल कस्टमर्स थे उन्हें खरीद लिया, ठीक है, जो इनिशियली टारगेटेड अर्ली अडॉप्टर्स थे उन्हें खरीद लिया, फिर जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, ठीक है, टू अट्रैक्ट ब्रॉडर सेगमेंट। अब आपको जो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, कि आपको जितना प्रॉफिट कमाना था आपको कमा चुके हैं, ठीक है, जितना आपको चाहिए था। अब मार्केट शेयर जब बढ़ाने ना होता है, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, प्राइस को कम कर दिया जा रहा है, सो दैट जो आपकी मार्केट सेगमेंट है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ जाए, ठीक है, ब्रॉडर होती जाए। फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, यहाँ पे सेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटर, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज हैं उसके बेसिस पर सेट करना। अगर जो कॉम्पिटिटर्स हैं अगर उनका प्राइस जो है प्रोडक्ट का लो है, तो आप हाई प्राइस पे नहीं बेच सकते, या तो आपको वो करके रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को उनसे कम रेंज पे बेचना पड़ेगा, या फिर आपको सेम रेंज पे बेचेंगे, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, उनका पोजीशनिंग क्या है।